हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो है सैंपल पेपर जो है 2024 का, उसे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। अब हम जो है इसके आगे के जो प्रश्न है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, चार लेंसों की फोकल दूरी व द्वारक का व्यास निम्नानुसार है। फोकल लेंथ एंड डायमीटर्स ऑफ अपर्चर ऑफ फोर लेंसेज आर एज फॉलो। यानी क्या कहा गया है, चार लेंस दिए गए हैं और इनकी फोकल लंबाई और लेंस का द्वारक यानी अपर्चर दोनों आपको यहाँ पे दिया गया। पहला ए लेंस है जिसका एफ 100 है, 100 है और लेंस अपर्चर 10 है। बी का 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका द्वारक है। सी का जो एफ है वो 10 है और जो है अपर्चर जो है वो 2 है और डी का 5 सेंटीमीटर 2 है। दिए गए चार लेंसों में से किन दो लेंसों की अभिदृश्य एवं नेत्रिका के रूप में चयन करेंगे। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से का आप यूज जो है अभिनेत्रिका और जो है अभिदृश्यक और नेत्रिका के रूप में इनका चयन करेंगे। ठीक है, किसके लिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए यानी जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। कारण भी बताए। विच ऑफ द गिवन four lenses should be selected as objective and eyepiece to construct an astronomical telescope, give reasons also। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से किसका आप यूज करेंगे एज अ टेलीस्कोप में उपयोग करें। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें लेंसेज की, तो यहाँ पे आपके पास फोकल लेंथ और आपको हर लेंस का अपर्चर यहाँ पे दिया गया, इनके माध्यम से आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे ए वाला जो आपका लेंस है, ए लेंस जो है, ठीक है, इसका जो फोकल लेंथ है वो 100 है और अपर्चर 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका उपयोग एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम डी की बात करें तो डी का है 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का अपर्चर है। इसका उपयोग हम किसमें कर सकते हैं, आपकी नेत्रिका या आईपीस के रूप में कर सकते हैं। यानी ए और डी लेंस जो है इनका उपयोग हम यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे डिटेल में जो है लिखते हैं कि आप किस तरीके से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा द्वारक अधिक होना चाहिए ताकि बहुत दूरी पे स्थित तारों तथा ग्रहों का प्रतिबिंब आसानी से बन पाए। इसलिए अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा द्वारक
अधिक होना चाहिए। क्या कहा गया है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं, खगोलीय दूरदर्शी होते हैं, इनका उपयोग हम खगोलीय जो पिंड है उनको देखने में करते हैं। जैसे आपके तारे हो गया, आपके जो ग्रह हैं वो हो, ठीक है, हम किसका उपयोग करते हैं? अभी जो है आपके दूरदर्शी का। यानी हमारा लेंस जो अभिदृश्यक लेंस है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए ताकि वह दूर, बेहद दूर पर स्थित जो भी वस्तुएं हैं उनको वो ठीक से देख पाए, उनका प्रतिबिंब आसानी से, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम अभिदृश्यक लेंस का उपयोग करते हैं तो ऐसे लेंस का यहाँ पे उपयोग किया जाता है जिसकी फोकस दूरी और द्वारक अधिक। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस लेंस का उपयोग करेंगे जिसकी फोकल लेंथ और लेंस का जो द्वारक है वो ज्यादा है। यानी हम ए लेंस का उपयोग कैसे करें, किसमें करेंगे? अभिदृश्यक के रूप में। तो आप लिखेंगे होना, यहाँ पे आप लिखेंगे चाहिए, इसलिए हम लेंस ए का उपयोग अभिदृश्य के रूप में इसलिए हम लेंस ए का उपयोग अभिदृश्य के रूप में करेंगे। नेक्स्ट है दूसरा आईपीस है, यानी नेत्रिका। अगर हम नेत्रिका की बात करें तो जो नेत्रिका है वो हमारी आंखों के पास हो, ठीक है। तो हमें ऐसी नेत्रिका या आईलेंस पीस की आवश्यकता होती है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो अधिक जो है कम हो, और साथ ही साथ आपका जो अपर्चर है वो भी कम हो, ताकि प्रॉपरली जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर पे रखी हुई जो भी आपके पेन है, उनकी इमेज ठीक से बन पाए। यानी हमारा जो नेत्रिका है, नेत्रिका के रूप में हम डी लेंस का उपयोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अभिदृश्यक हो गया। अब अगर हम नेत्रिका की बात करें, आप लिखेंगे नेत्रिका यानी जो आईपीस है का फोकस दूरी तथा द्वारक, नेत्रिका यानी आईपीस का फोकस दूरी, ठीक है, तथा द्वारक कम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पे डी लेंस का उपयोग करेंगे। इसलिए हम डी लेंस का उपयोग नेत्रिका के रूप में करेंगे, ठीक है। इसलिए हम डी लेंस का उपयोग नेत्रिका के रूप में करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो फोकल लेंथ है और लेंस का जो द्वारक है वो कम है, दोनों की कॉम्बिनेशन क्या है, कम है। इसलिए नेत्रिका के रूप में इसका उपयोग यहाँ पे किया जाए, ठीक है, इसे नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोहर की जो है एटॉमिक मॉडल की जो है सीमाएं वो आपको बतानी है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम बोहर की बात करते हैं तो बोहर के मॉडल में जो है हमें उसमें आप स्प्लिटिंग की बात करते हैं, यानी जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी स्प्लिटिंग की बात करते हैं, ठीक है। और जब भी आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, स्टार्क इफेक्ट, जीवन इफेक्ट के बारे में हम बातें करते हैं, तो इस चीज को या जो स्प्लिटिंग है, लाइट जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी जो स्प्लिटिंग है उसको बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। ये पहली लिमिटेशन इसकी ये है।
और ये जो है केमिकल बॉन्ड्स को भी ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। One of the limitation of Bohr model is that it could not explain the splitting of spectral lines when they split closely placed lines under the influence of electric effect like Stark and a magnetic effect like Zeeman effect. ठीक है, it fails to explain the ability of atoms to form molecules through chemical bond. तो ये क्या करता है, यहाँ नहीं बता पाता कि किस तरीके से जो है स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग होती है जब भी हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज ये ढंग से नहीं बता पाते। इन बोहर प्लान द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आर कंसीडर्ड ऑन अ प्लेनर डायमेंशन, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि अगर हम बोहर की बात करें तो बोहर के प्लान में क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को यानी नाभिक के चारों तरफ एक प्लेनर डायमेंशन में मूव करता है, गति करता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल, और ये क्या है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है किसकी, बोहर के मॉडल। It was later revealed that the dimension in which the electrons moves around the nucleus is 3 dimension. क्या कहा गया है, बोहर ने ये कहा, जब बोहर ने अपना मॉडल दिया तो उसमें क्या था कि उसने क्या कंसीडर किया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं ऑर्बिट। तो बोहर के मॉडल ने क्या कहा कि एक प्लेन में घूम रहे, प्लेन में घूम रहे। लेकिन जब आगे रिसर्च की गई, आगे देखा गया, तो ये देखा गया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये 3 डायमेंशनल प्लेन में मूव करते हैं, 2 डायमेंशन में ना करके 3 डायमेंशनल प्लेन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इस चीज को जो बोहर का प्लान है या बोहर का मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं करता। बोहर मॉडल की सीमाएं, बोहर मॉडल की सीमाओं में यह है कि यह वर्णक्रमीय रेखाओं के विभाजन की व्याख्या नहीं कर सकता जब वे विद्युत क्षेत्र यानी स्टार्क प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र यानी जीवन प्रभाव के प्रभाव में निकट स्थित रेखाओं में विभाजित हो जाते। यह रासायनिक बंधों के माध्यम से अणु बनाने की परमाणुओं की दक्षता की व्याख्या करने में विफल रहा। बोहर योजना या बोहर मॉडल, बोहर प्लान नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को एक समतल आयाम पर माना जाता है। यह बोहर मॉडल की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है। बाद में पता चला कि जिस आयाम में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं वह त्रिआयामी होता। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है? The biggest limitation of Bohr model was it fails to make correct prediction of large size atom and explain the spectrum of atom having 2 electrons such as the helium atom. क्या कहा गया है कि जब भी हम बोहर के मॉडल की बात करते हैं तो बोहर के मॉडल की एक लिमिटेशन क्या है, सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, सीमा क्या है कि इसमें हम करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एटम कितना बड़ा होगा, एटम के साइज की प्रेडिक्शन हम यहाँ से नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, एंड एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स सच एज हीलियम। और ये उन एटम्स के स्पेक्ट्रम की भी जो है एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता जिसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। और साइज के बारे में, एटम का साइज क्या होगा इसकी भी वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता। द प्राइमरी फोकस वाज ऑन हाइड्रोजन, ठीक है, प्राइमरी फोकस किसमें था, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर था। अनदर लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, जो कि क्या है इसकी दूसरी लिमिटेशन है, फर्दरमोर इट वायलेट्स हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। और इसने क्या किया, साथ ही साथ जो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत था उसे भी इसने वायलेट किया, उसे भी से तोड़ा। This principle states that it is impossible to determine electrons' accurate position and momentum simultaneously. इसने क्या कहा, जैसे कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, क्या कहते हैं कि जो आपके एटम्स होते हैं या जो आपके कण हैं, पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो ये आपका जो है इस पे ये मोशन करता है, तो हम इसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इसने क्या कहा
कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यानी स्थिति और मोमेंटम यानी संवेग को डिटरमाइन करना, उसको कि क्या है, मतलब क्या उसकी पोजीशन होगी, क्या उसका संवेग होगा, ये निकालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। इन द बोहर्स मॉडल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बोहर का मॉडल होता है, ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और किसमें कर रहा है, आपके सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, किसमें कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट, वृत्तीय पथ पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि इसने क्या कहा कि एक ही प्लेन में करता है और किसमें करता है, वृत्तीय पथ में करता है। बोहर के मॉडल की सबसे बड़ी सीमा यह थी कि यह बड़े आकार के परमाणुओं की सही भविष्यवाणी करने और हीलियम परमाणु जैसे केवल 2 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में विफल रहे। प्राथमिक फोकस हाइड्रोजन पर था, जो बोहर मॉडल की एक और सीमा थी। इसके अलावा इसने हाइजेनबर्ग के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। यह सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉनों के सटीक स्थिति और गति को एक साथ निर्धारित करना असंभव। बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक अच्छी तरह से परिभाषित गोलाकार कक्षा में घूमता है या वृत्तीय कक्षा में घूमता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज बोहर्स रेडियस, राइट इट्स वैल्यू। यानी आपसे पूछा गया है कि जो बोहर रेडियस है वो क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या है। बोहर रेडियस की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या है, एक भौतिक नियतांक, भौतिक नियतांक है। और इसमें हमें क्या पता चलता है कि जब भी आपके हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जो है वो जब एनर्जी के ग्राउंड स्टेट में रहता है, यानी जब उसकी एनर्जी लोएस्ट एनर्जी में होती है, तो उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होती है वही आपकी बोहर रेडियस कहलाती है। यानी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम किसमें है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में, किसमें है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में, यानी वो किसमें है, ग्राउंड स्टेट में, यानी इसमें जो है आपकी एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट में है। तो जो आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, कब, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, आपका बोहर रेडियस। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक नियतांक है, और इसकी जो वैल्यू का मान है वो है आपका 5.29177210903 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, वैल्यू है, और इसे हम ए नॉट से रिप्रेजेंट, ठीक है। द बोहर रेडियस इज अ फिजिकल कांस्टेंट that represents the most probable distance between the electron and nucleus of a hydrogen atom at its ground state यानी lowest energy state। ठीक है, बोहर रेडियस क्या है, बोहर रेडियस एक भौतिक नियतांक है जो कि क्या बताता है, यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितनी दूरी हो, कब, जब आपका हाइड्रोजन एटम लोएस्ट एनर्जी स्टेट। द कांस्टेंट वैल्यू सिंबलाइज्ड बाय ए नॉट, जो ये आपका नियतांक है ये ए नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 5.29177210903 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, वैल्यू। ठीक है, तो आपको इसको इस तरीके से आंसर को लिखना है। सबसे पहले बोहर रेडियस बोला गया है तो बोहर रेडियस के बारे में लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है तो इसकी वैल्यू आप लिखिए। ठीक है, अब आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है,
यद्यपि ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियों के बीच कोई सीधा विद्युत संयोजन नहीं होता, फिर भी ऊर्जा प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में स्थानांतरित हो जाती है। कैसे? क्या कहा गया है कि ट्रांसफार्मर है, आप जानते हैं उसकी दो कुंडलियां हैं, ठीक है, आपका एक ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है। अब क्या कहा गया है, दो कुंडलियां हैं, दोनों कनेक्शंस में नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी यहाँ पे प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और कैसे होता है ये आपसे पूछा। Although there is no direct electrical connection between the two coils of transformer, yet energy is being transferred from primary coil to secondary coil। हाँ, तो यहाँ पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, जिसे आप अन्योन प्रेरक कहते हैं। क्या कहा गया है इसमें, इसे देखते हैं। हमारे पास ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, दो कुंडलियां होती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, यानी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी। अब हम क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल से करंट को फ्लो कराते हैं, ठीक है। करंट कैसी है, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा, इसे यहाँ से फ्लो कराया जाता है, प्रवाहित कराया जाता है। अब ये जानते हैं कि जब भी किसी भी कंडक्टर से, चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। अब यहाँ से हम धारा प्रवाहित करें तो ऑब्वियस सी बात है, इसके चारों तरफ एक फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव आपकी जो सेकेंडरी कॉइल है इस पर भी पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसका प्रभाव आपकी जो सेकेंडरी कॉइल है इस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब जब इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा तो एक बात नोट करने की, क्या कि जो करंट फ्लो कर रही है वो एसी है, ऑल्टरनेट करंट, यानी समय के साथ ये क्या होती है, या आपको पता है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, यानी करंट में चेंजेस आएंगे, करंट में चेंजेस आएंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल से आपकी फ्लक्स गुजरेगी, फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं, जिस कारण क्या होगा, आपकी सेकेंडरी कॉइल से भी करंट फ्लो होगी या ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, जो कि आपके लेंस लॉ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है, वो बेसिकली किसके कारण हो रहा है, वो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन प्रेरक के कारण हो रहा है। अन्योन प्रेरक, अन्योन प्रेरण, ठीक है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। आंसर देख लेते हैं, आंसर कैसे लिखना है, व्हेन प्राइमरी कॉइल गेट सप्लाई ऑफ करंट, क्या होता है, जब प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, करंट सप्लाई की जाती है, धारा सप्लाई की जाती है, ग्रेट मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकेंडरी कॉइल गेट्स अ फ्लक्स। अब धारा हमने प्राइमरी कॉइल में डाली, इस धारा के कारण क्या होगा, जो है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, द सेकेंडरी कॉइल गेट्स फ्लक्स, इसलिए क्या होगा, जो द्वितीय कुंडली है उसमें फ्लक्स आएगा। Due to being near to the primary coil as the current supplied to the primary coil is always alternating current, it varies with time, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि प्राइमरी कॉइल से हम धारा प्रवाहित करेंगे और ये कैसी धारा होगी, आपकी एसी धारा होगी, ऑल्टरनेटिंग करंट होगी, और समय के साथ ये चेंज होगी, तो क्या होगा, सो द फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल चेंजेस विद टाइम, इस कारण क्या होगा, जो सेकेंडरी कॉइल है, जो द्वितीय कुंडली है, उसके जो फ्लक्स है वो भी समय के साथ बदलेगा, एंड दस इंड्यूस्ड करंट गेट जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल, इसलिए क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट जो होगा सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होगा, ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ठीक है। अब ये जो फ्लक्स है ये चेंज होगा और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल मैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल मैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे, ठीक है, अन्योन चुंबकीय
प्रेरक कहेंगे। And thus electrical energy transferred to the secondary coil in the form of induced current. और इसलिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो विद्युत ऊर्जा है, वो सेकेंडरी कॉइल में यानी द्वितीयक कुंडली में इंड्यूस करंट यानी प्रेरण धारा के रूप में आपकी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, आप इसे नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, इसके कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आपको क्या करना है, जितने प्रश्न हमने आज करे हैं सबको रिवाइज करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस